हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीसी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी के सामने एक और वैकेंसी से संबंधित सारी डिटेल्स लेकर यहाँ पर मैं इस सेशन में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और वो वैकेंसी है JSSC CGL 2026, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड एंड ग्रेजुएशन लेवल 2026। आप सब जानते हैं कि झारखंड के अंदर जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के सामने आई है। और वो आई है ऑडिटर यानी कि अंकेक्षक को लेकर। तो वो स्टूडेंट्स जिनका झारखंड में जो है वो कर्मचारी चयन आयोग के रूप में अंकेक्षक के रूप में सेवाएं देने का जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ड्रीम है, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि एक शानदार वैकेंसी अच्छे पोस्ट पर आप सभी के सामने आ चुकी है। तो झारखंड जो है वो बोर्ड ने कब इस वैकेंसी को लॉन्च किया, क्या पोस्ट रहने वाली है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा और क्या रहेगा सिलेबस, ये सारी बातें एक एक करके मैं आपको जो है वो इस सेशन के अंदर विशेष रूप में पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझाने वाला हूं। तो आप लोग सभी जो है वो लास्ट तक इस सेशन में जरूर जो है वो बने रहिएगा, ठीक है। और उससे पहले, अगर आप सभी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी रिसेंटली वैकेंसी आई है ऑडिटर की, तो इसको लेकर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हो या आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना है और आप इस वैकेंसी के बारे में तैयारी करने के लिए या इसमें पढ़ने के लिए प्लान कर चुके हो, तो आप सभी लोगों के लिए एक्सक्लूसिव हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी वैकेंसी से रिलेटेड यानी कि इसी ऑडिटर की वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स होगी या होने वाली हैं, वो सारी शेयरिंग हमारी टीम इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे करेगी। तो आप लोग इसको जो है वो जरूर ज्वाइन करें। और अब जो है वो हम सीधा चलेंगे बिना समय गवाए, जो हमने इस सेशन में बात करी कि JSSC ने जो सीजीएल ऑडिटर की वैकेंसी जारी करी है। तो देखो दोस्तों, 145 पदों पर यह वैकेंसी आप सभी के लिए सबसे पहले बोर्ड ने जारी करी है। मतलब अपने आप में एक बड़ी वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। दूसरा, इसमें 15 जून से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 14 जुलाई फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, ठीक है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज 2 जुलाई हो गया है, ठीक है, तो इतना लेट कैसे हुआ है? तो अभी भी आपके पास समय है, आप देख सकते हो 14 जुलाई फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए अभी भी आपके सामने जो है वो पर्याप्त समय है। लेकिन अब समय जो है वो नहीं गंवाना है, कोशिश करें कि आज या कल में ही आप जो है वो फॉर्म फिल कर ले। अब बात करें कि इसमें कौन क्वालिफाई होंगे, तो जिन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स कर रखा है, जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है, या फिर जिन्होंने जो है वो बीकॉम कर रखा है, कॉमर्स है मतलब बीकॉम कर रखा है, और हम वैसे भी कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के रूप में है, कॉमर्स की ही तैयारी करवाते हैं। तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप सीधा इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इसका अर्थ केवल कॉमर्स नहीं है, आपने मैथमेटिक्स में बीएससी किया है और आपने अगर एमए इकोनॉमिक्स किया है तब भी आप एलिजिबल हो। तो ये तीनों ही स्ट्रीम वाले, सीधी सी बात है कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले तीनों ही इसमें एलिजिबल है, ठीक है। एज लिमिट क्या रहेगी, तो 21 से 35 आपकी रहने वाली है। मतलब अपने आप में एज लिमिट में भी आपको अच्छा वेरिएशन मिला हुआ है, ठीक है। और एग्जाम का पैटर्न आपका रहेगा प्री और मेंस का, यानी कि आपको प्री भी क्वालिफाई करना है, देन आपको मेंस एग्जाम देना है और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर तय होगा। तो आइए मैं आपको डिटेल्ड यहाँ पर एग्जाम पैटर्न यहाँ पर जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के लिए ऑडिटर की जो फाइनली जो 145 पदों पर ये वैकेंसी लॉन्च की है दोस्तों, तो उसमें आपका जो प्री का पैटर्न रहेगा बेटा, तो उसमें आपको सबसे पहले जीके पढ़ना है। अब देखो, इन्होंने जीके दो पार्ट में बांटा है, एक तो आपका नॉर्मल जीके है और एक आपका जीके ऑफ झारखंड है। देखिए, दोनों के ऊपर फोकस करना है। तो आपका जो जीके आएगा वो 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है। जीके ऑफ झारखंड की मैं बात करूं तो उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, समझ जाओ, क्योंकि वैकेंसी झारखंड की है तो सबसे ज्यादा वेटेज तो झारखंड में जीके के ऊपर होगा, ठीक है। तो आपको जीके जो झारखंड का है वो पूरा पढ़ना है, जिसमें झारखंड का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, झारखंड का आपको जो है वो ज्योग्राफी, झारखंड की हिस्ट्री, है ना, झारखंड की हम कह सकते हैं कि पॉलिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद झारखंड से रिलेटेड जितने भी जीके का आपका पोर्शन है वो सारा आपको कवर करना है, क्योंकि 60 मार्क्स का आपका रहेगा। फिर आपका आएगा जनरल मैथ्स जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे, और मेंटल एबिलिटी के आपके जो है वो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 30, 60, 10, 10 और 10 यानी कि 120 क्वेश्चन का आपका जो है वो सीजीएल का ऑडिटर का आपका जो है वो प्री पेपर यहाँ पर दोस्तों रहने वाला है, ठीक है। यानी कि आपको 120 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे के अंदर। तो ये आपका जो है वो फाइनली झारखंड सीजीएल ऑडिटर का जो है वो आपका प्री का पैटर्न रहने वाला है। और इस पेपर में आपने जैसे ही क्वालिफाई कर दिया, ठीक है, तो आप सीधे कहां चले जाओगे, मेंस एग्जाम के लिए। अब देखो बेटा, भले ही ये ऑडिटर की वैकेंसी है, लेकिन इसमें इन्होंने पैटर्न बहुत ही शानदार बनाया है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफेस्ट पैटर्न है और थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ स्टेप्स ज्यादा होने वाली है। क्यों होने वाली है, तो यहां तक तो आपने प्री देख लिया, लेकिन मेंस के अंदर आप देखिए कि आपका किस प्रकार का क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। तो देखो, मैथ्स के क्राइटेरिया को अगर लेकर मैं बात करूं
तो झारखंड ने सीजीएल ऑडिटर को लेकर मेंस एग्जाम के लिए 3 पेपर बना लिए, मतलब आपको मेंस में भी 3 पेपर देने पड़ेंगे। और वो पेपर देखने से आप समझ जाओ कि एक पेपर नहीं है, वो अलग-अलग पेपर है आपके, ठीक है? जिसमें एक पेपर में आपके 120 क्वेश्चन आएँगे, दूसरे में 100 आएँगे और तीसरे में 150 आपके क्वेश्चन यहाँ पर आएँगे। सबका अलग-अलग टाइमिंग है। पेपर 1 2 घंटे का होगा, पेपर 2 जो होगा आपका मेंस के लिए वो 2 घंटे का होगा और पेपर जो 3 है वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, यानी कॉमर्स है तो कॉमर्स का रहेगा तो उसका आपका 2.5 घंटे का यहाँ पर पैटर्न रहेगा। अब बात करें कि सर क्या-क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो देखो मेंस में आपको 3 पेपर देने हैं। पहले पेपर में आपका भाषा का ज्ञान होगा, यानी केवल और केवल आपका लैंग्वेज जो है वो नॉलेज आपका देखा जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉलेज ऑफ डोमेन योर लैंग्वेज। तो भाषा ज्ञान के अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपके 2 सब्जेक्ट आएँगे, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के भी 60 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी 60 क्वेश्चन है। तो टोटल आपके जो है वो 120 क्वेश्चन 2 घंटे का आपका जो है वो भाषा ज्ञान रहेगा। लेकिन भाषा ज्ञान में आपको ध्यान रखना है 30% लाना अनिवार्य है और ये ओनली क्वालिफाइंग है। आप समझ चुके होंगे क्वालिफाइंग का मतलब आपके मार्क्स जुड़ने वाले शायद नहीं है, केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है इसमें, ठीक है? तो 30% कितना होता है? 120 का 30% कितना होता है? तो आपका होता है 120 का 30% होता है आपका 36, यानी कि 36 क्वेश्चन आपको इसमें एनी हाउ सही करने हैं। यानी अगर आपने 18-18 क्वेश्चन 18 हिंदी और 18 इंग्लिश में सही कर लिया है, तो 36 क्वेश्चन पे आप क्वालिफाई हो जाओगे। 120 का 30% आप भी निकाल सकते हो, तो 12 36, ठीक है? ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 120 का 30% आपको क्वालिफाई करना है। अब आ जाओ आप सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर आपका चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का रहेगा। चिन्हित जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएँगे और ये 2 घंटे का आपका रहेगा। ठीक है? तो ये आपकी रीजनल लैंग्वेज और साथ में जो जनजातीय और जो चिन्हित सरकार के द्वारा जो झारखंड के अंदर क्षेत्र विशेष हैं, उसके आपका इसके ऊपर जो है वो पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन इसमें आएँगे, 2 घंटे का होगा और 30% इसमें आपको लाना अनिवार्य है, ये कंपल्सरी है। ठीक है दोस्तों? और तीसरा आता है तकनीकी विशिष्ट विषय। तो कॉमर्स है तो कॉमर्स आपका रहेगा। इसको मैं आगे और आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो तकनीकी विषय में जैसे आपका कॉमर्स है, तो कॉमर्स में आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 2 ढाई घंटे का ये पेपर आपका रहने वाला है। 150 क्वेश्चन रहेगा कॉमर्स का, ठीक है? ढाई घंटे का पेपर होगा और 30% लाना आपको इसमें अनिवार्य है। तो 2 में आपका क्वालिफाइंग नहीं है, अनिवार्य याद रखना है। ये दोनों मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, जबकि आपका जो पेपर 1 है वो केवल क्वालिफाइंग था। तो मेंस के अंदर आपका 3 पेपर यहाँ पर जो है वो रहने वाला है। एक बार आप चाहें तो इसको अच्छे से देख लें, फिर जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो मेंस एग्जाम में आपको फाइनली 3 पेपर यहाँ पर देने हैं। ठीक है? अब बात करें कि जो मेंस के अंदर जो तकनीकी विषय है आपका पेपर नंबर 3, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया यहाँ पर। जो ये आपका पेपर नंबर 3 है, इसको मैं डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ। पेपर नंबर 3 के अंदर अभी हमने बात करी 150 क्वेश्चन आएँगे, तो 150 में से 100 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के होंगे बेटा। किसके होंगे? 100 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के रहेंगे, ठीक है? 20 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल मैथ्स के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के रहेंगे। तो 100 20 120 20 140 और 10 150 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे और ये ढाई घंटे का आपका दोस्तों पेपर रहने वाला है, ठीक है? जिसके बारे में अभी आपको मैंने ऊपर बताया था। तो 150 क्वेश्चन के लिए आपका ढाई घंटे का ये पेपर बैठने वाला है। तो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब बात करते हैं कि ये तो हमारा अभी तक क्या-क्या हो गया कि नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने बता दी। आपके लिए 145 पोस्ट हैं ऑडिटर की, ठीक है? उसके अलावा 14 जून से 15 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो 14 जुलाई पहले-पहले आप फॉर्म फिल कर दें, ठीक है? प्री और मेंस का आपका पैटर्न रहने वाला है और साथ में आपको मैंने बता दिया है कि पूरा ओवरऑल आपका पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए अब हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने जो-जो बातें बताई वो सब कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ पोस्ट, कौन फॉर्म भर सकता है, क्वालिफिकेशन सब कुछ देख लिया। अब हम सीधा चलेंगे कि आपका जो पेपर रहेगा, है ना? तो उसका सिलेबस क्या रहेगा कॉमर्स का, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा हम जो है वो अगले 5 से 10 मिनट में इस सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। आगे कभी भी आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो उसको भी हम समझा देंगे। तो देखो आपका जो कॉमर्स है उसमें बेटा देखो अकाउंटिंग है, ठीक है? ऑडिटिंग और टैक्सेशन है। अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग एज़ अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो आप जानते हो वित्तीय सूचना प्रणाली होती है, ठीक है ना? सबसे बेसिक हमारा यहीं से शुरू होता है। तो अकाउंटिंग में आपका क्या आएगा? इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल विथ particulars reference to current purchasing power, accounting advanced problems of company accounts, amalgamation, absorptions, reconstruction of companies accounting, ठीक है? होल्डिंग कंपनी हो गई, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल, ठीक है? उसके बाद आपका आएगा कंट्रोलरशिप फंक्शंस, प्रॉपर्टी कंट्रोल, लीगल एंड मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पर लग थोड़ा बेसिक रहा है, लेकिन कुछ एडवांस चैप्टर आपके अकाउंटिंग में आ रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये यूं कह रहे हैं कि अकाउंटिंग किस रूप में है?
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में, यानी कि वित्तीय सूचना प्रणाली जो है अकाउंटिंग की, वो आपको समझनी है। इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस, एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में अकाउंटिंग कैसे है, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल, यानी कि मूल्य में जो परिवर्तन का स्तर है उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग होती है वो भी थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी। तो ये हमारे जो अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं वो आपको इसमें डिटेल सारी चीजें समझाएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। विथ रेफरेंस टू करंट परचेजिंग प्राइस सीपी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चालू हम कह सकते हैं कि क्रय शक्ति के आधार पर। उसके अलावा अकाउंटिंग एडवांस प्रॉब्लम में कंपनी अकाउंट आपका आ रहा है, मतलब एडवांस अकाउंटिंग में कंपनी अकाउंट आपकी आ रही है। अमल कमीशन आ रहा है, एज 14 के अनुसार जो अमल कमीशन होता है ना, वो आपका कंप्लीट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन आ रहा है, अमल कमीशन एब्जॉर्प्शन ये सब पढ़ते हो आप, ठीक है। तो अमल कमीशन में आपने 2-3 मेथड भी पढ़े होंगे, वो भी आपको पूरा जो है वो सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अमल कमीशन में मर्जर है तो क्या करना है, परचेज कर रहे हो तो क्या करना है ना, एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या करोगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनियों का पुनर्निर्माण आपको पढ़ना है। इसमें आपने इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा। फिर अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनी, जो सूत्रधारी कंपनियां होती हैं, तो सूत्रधारी कंपनियां किस तरीके से अपना अकाउंटिंग करती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें सब्सिडी नहीं बोला है पर आपको थोड़ा सा सहायक कंपनी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस को साथ में लेते हुए जो बैलेंस शीट बनाती है, तो आपने कंसोलिडेटेड अकाउंट या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पढ़ी होगी। तो अभी आपको मैं केवल एक ओवरव्यू बता रहा हूं, डिटेल्ड में जब भी आपको समझना होगा तो आपको अलग से और हम समझाएंगे। फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का जो है वो मूल्यांकन, और साथ में गुडविल का मूल्यांकन भी है, ठीक है। और कंट्रोलेटिव फंक्शन भी है, नियंत्रणीय या संरक्षण आपके कुछ कार्य हैं, जैसे प्रॉपर्टी कंट्रोल, लीगल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि स्वामित्व नियंत्रण, कानूनी और जो प्रबंध की प्रक्रिया है। तो ये कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक हम कह सकते हैं जो आपके अकाउंटिंग में है। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्सेशन को लेकर, तो टैक्सेशन में आपका क्या क्या कवर हो रहा है देख लो। इंपोर्टेंट प्रोविजंस, ठीक है, टैक्सेशन में क्या कवर हो रहा है, इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप जानते हो आयकर अधिनियम 1961 में आया, तो इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। डेफिनेशन चार्ज टू इनकम टैक्स एग्जम्पशंस, ये कह रहा है कि इनकम टैक्स में जो जो भी एग्जम्पशन होता है उससे रिलेटेड जो जो भी डेफिनेशन हैं, तो देखो बेटा इसमें आपको डेफिनेशन में बेसिक भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको जब तक आप बेसिक डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे तब तक आप आगे की चीजें नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ठीक है, मूल्यह्रास और आपका जो विनियोग से संबंधित जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं। सिंपल प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द वेरियस हेड्स, मतलब सीधी सी बात आ गई है, एक ही बार में सभी बात बता दी। जो भी आपके पांचों हेड हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये पांचों ही हेड पढ़ने हैं, इन्होंने क्लियर बोल दिया। तो सभी में आपको डिटेल पढ़नी है, मतलब सीधा सा कह दिया है पांचों हेड पढ़ो, पांचों हेड में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। उसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, उस हेड की इनकम कैसे कैलकुलेशन होती है, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी कैसे निकालोगे, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इस तरीके से पांचों हेड की डिटेल पढ़नी है बेटा, मतलब कुल मिलाकर पूरा जम के आपको पढ़ना है इनकम टैक्स में, ठीक है। द वेरियस हेड हो गया, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ असेसेबल इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, मतलब वही आय का कैसे आकलन होता है, ठीक है ना, कैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो आय का आकलन करता है। तो कुल मिलाकर आय का आकलन, छोटी मोटी चीजें इससे रिलेटेड पढ़नी पड़ेगी। और जब आप पांचों हेड पढ़ोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ डिडक्शन भी पढ़ ही लेना साथ में, ठीक है, क्योंकि पांचों हेड पढ़ोगे तो जीटीआई आएगा, जीटीआई में से एटीसी से एटीयू के आप डिडक्शन लेस करोगे, तो फिर आपका टोटल इनकम आएगी, और टैक्स हमेशा टोटल इनकम में लगता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर ऊपर का आसपास का आपको पढ़ना चाहिए। अब आ जाओ आप कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, आपका जो है वो बेसिक, यानी कि हम कह सकते हैं कि लागत लेखांकन का आपका जो है वो प्रकृति, उसके कार्य, मतलब बेसिक पढ़ना ही है, इंपोर्टेंस, लागत की तकनीकें सब पढ़ना है। फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन में लागत का वर्गीकरण पढ़ना है, सारे वर्गीकरण आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, तो वेरिएबिलिटी के आधार पर वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। नियंत्रण के आधार पर आपकी जो है वो नियंत्रित और अनियंत्रित लागत होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंस, तो हम कह सकते हैं कि संबंधों के आधार पर हमारी व्यतीत और अव्यतीत लागतें होती है। उसके अलावा हमारा फंक्शन के बेसिस पर हमारा जो है वो ये सामग्री, श्रम और व्यय की लागतें होती है। और उसके अलावा हमारा जो है वो हम जो कार्यात्मक वर्गीकरण भी करते हैं, जैसे फैक्ट्री के से रिलेटेड लागतें, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सारी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फिर टेक्निक्स ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, आप जानते हो कि हम जो है वो किसी एक लागत को दो भागों में बांटते हैं, किसी कंबाइंड लागत को, उसमें से वेरिएबल पार्ट कितना है और हमारा जो है वो फिक्स वाला पार्ट कितना है। तो हम चेंजिंग के बेसिस पे फॉर्मूला लगाते हैं। दो समय विशेष की हमें जो है वो फिक्स कॉस्ट दे रखी होती है, दो समय विशेष की हमें आउटपुट हमें दे रखा होता है, इकाई दे रखा होता है। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, दोनों में अंतर के आधार पर हम जो है वो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग करते हैं। तो वो वाला सेग्रीगेट करने वाला मेथड आपको पता होना चाहिए। फिर जॉब कॉस्टिंग आपका आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन,
कुल मिलाकर इसमें 2 चीजें जोड़ दी, देखो बेटा, इक्विवेलेंट जोड़ी है, इसका मतलब प्रोसेस भी जुड़ रहा है और साथ में मटेरियल भी आ रहा है। इन्होंने क्या है कि सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक का नाम नहीं देके सब पार्ट्स में सिलेबस बनाया है। जैसा इनकम टैक्स में हमने देखा वैसा का वैसा हमने अकाउंटिंग में भी देखा बेटा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मटेरियल में आपका फिफो दे रखा है तो लिफो वेटेज भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्विवेलेंट के समतुल्य इकाइयां बनाने वाला भी आना चाहिए, जिसमें प्रोसेस का मेथड हम पढ़ते हैं। फिर रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, आपने इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट पढ़े हैं और आपने उन्हीं को दोनों को जोड़ते हुए दोनों के प्रॉफिट को, जैसे हम बीआरएस बनाते हैं वैसे ही एक के प्रॉफिट को आधार लेकर दूसरों का देखना होता है, तो हम रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग आपका दे रखा है, इसमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप भी आपको पढ़ना है, सीमांत लागत पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है, वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सेल्स के आधार पर डिजायर प्रॉफिट निकालना, डिजायर प्रॉफिट के आधार पर सेल्स निकालना, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना, बीईपी निकालना, बीईपी यूनिट्स निकालना, ये सब कुछ पढ़ना है। फिर एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शट डाउन कॉस्ट, यानी कि जो कामबद्ध लागतें होती है तो उनको ऐसे ग्राफिकल या फॉर्मुलेटिक बेसिस पर कैसे काउंट डाउन करते हैं, हालांकि ये बेसिक में भी आता है। टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण की तकनीकें हो गई। कॉस्ट रिडक्शन, लागत में हम किस तरीके से कमी कर सकते हैं। फिर बजटरी कंट्रोल पूरा आपका आ रहा है, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबल बजट है आपका, ठीक है, ये पढ़ना आपको। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पढ़नी है, वेरिएंस पढ़ना है आपको, कहीं पर मार्जिनल है, कहीं पर स्टैंडर्ड है। ओवरऑल हम देखें तो कॉस्टिंग का भी अच्छा खासा वेटेज है इसमें। फिर वेरिएंस एनालिसिस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जिम्मेदारी लेखांकन, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें बेसिस ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स एंड देयर इनहेरेंट फैलेंसी, कॉस्टिंग ऑफ प्राइसिंग डिसीजन पढ़ना है। फिर थोड़ा बहुत देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका पूरा है, देखो कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट, उसका क्षेत्र, प्रबंध, उद्देश्य सब कुछ पढ़ना ही है। फाइनेंशियल गोल्स ऑफ कॉर्पोरेशंस, ठीक है, किसी भी निगम के क्या वित्तीय लक्ष्य होते हैं वो पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग पूरा आ गया, तो आपको इसमें ट्रेडिंग और मॉडर्न मेथड पढ़ना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग पढ़ना है, तो आपको आईआरआर भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको एनपीआई पढ़ना है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी इंडेक्स भी पढ़ना है, पेबैक पीरियड पढ़ना है, ठीक है, ये सारा आपको कवर करना पड़ेगा। तो कैपिटल बजटिंग में रूल्स ऑफ थंब एंड डिस्काउंटिंग कैश फ्लो अप्रोच है, जिसमें आपका ये सब आता है, आईआरआर है ना, ये आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। आईआरआर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेटिंग अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब भी आप विनियोजन डिसीजन लेते हो तो उसमें कोई अनिश्चितता या आपको उसमें कोई समस्या आती है तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। हालांकि आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहीं ना कहीं कैपिटल बजटिंग ही है। डिजाइनिंग एंड ऑप्शनल ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कह रहा है कि आपको एक अनुकूलतम पूंजी संरचना। तो जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसमें एक टॉपिक आता है आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, मतलब हम कहां कहां से पूंजी लाएं, हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या हो, क्या हम केवल समता पर व्यापार करें या हम डिबेंचर से पूंजी प्राप्त करें या थोड़ी इक्विटी से, थोड़ी प्रेफरेंस, थोड़ी डिबेंचर से लाएं। तो ये चीजें हम जो पढ़ते हैं ना बेटा, इसे कहा जाता है हमारा एक तरीके से ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको पूंजी संरचना पूरी पढ़नी पड़ेगी, हालांकि सिद्धांत नहीं लिखा है इन्होंने, तो हम एक बार जो बताया उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। फिर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अब नाम दिया तो वो पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। इन्होंने भले ही केवल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब सभी पूंजी की समग्र लागत निकालनी है, पर मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाकी मेथड भी पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। फिर आपका एमएम अप्रोच आ गया, मोदी मिलियनी मिलर अप्रोच, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी आती है ना बेटा, वहां पर 4 अप्रोच है आपकी। ट्रेडिंग अप्रोच, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम और एक है एमएम अप्रोच। तो इन्होंने केवल एमएम अप्रोच दिया है, देखो आप सिलेबस इन्होंने किस तरीके से बनाया हम नहीं कह सकते हैं, इन्होंने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाइड किया है। फिर सोर्सेस ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, रोल ऑफ पब्लिक एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है, यानी कि आपके जो पब्लिक कंपनियां हैं, ठीक है, या जिनमें कन्वर्टिबल डिबेंचर है, जिन डिबेंचर्स को हम बाद में समता अंशों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड इन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है, ठीक है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और वित्त है, वो पढ़ना है। इसका मतलब वित्त के स्रोत आपको पढ़ने हैं, तीनों ही वित्त के स्रोत और उनकी भूमिकाएं कैसी हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, कितने समय के लिए होते हैं, उनका नॉर्म्स क्या है, उनके संबंध में गाइडलाइंस रिगार्डिंग द डेट इक्विटी रेशियो। अब देखो बीच में वापस ये आ गया, तो डेट इक्विटी रेशियो भी पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एन ऑप्शनल। फिर डिविडेंड पॉलिसी आपका एफएम के अंदर आ ही रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिविडेंड पॉलिसी आपकी कवर हो रही है, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी में ऑप्टिमाइजिंग मॉडल्स ऑफ जेम्स इवोल्टर एंड जॉन, हम कह सकते हैं कि लिंटनर, ठीक है, जॉन लिंटनर, और हम कह सकते हैं जेम्स इवोल्टर का
जो आपका डिविडेंड पॉलिसी है, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी में गॉर्डन के फॉर्मूले अलग-अलग फॉर्मूले हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है। जेम्स इवोल्टर, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जोहान लिंटनर का जो हम कह सकते हैं कि मॉडल है किसमें, डिविडेंड पॉलिसी लाभांश नीति में, वो आपको डिटेल में पढ़ना है विद फॉर्मूला विद प्रैक्टिकल। फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाभांश भुगतान के क्या-क्या तरीके होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल आ गया, देखो आपका जो है वो कैपिटल वर्किंग कैपिटल पूरा आ रहा है आपका, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्यशील पूंजी पढ़नी है, इसके सारे मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ये सब आपको नहीं दे रखा पर इसमें ये पढ़ा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। वेरिएबल अफेक्टिंग द लेवल ऑफ डिफरेंस ऑफ कंपोनेंट्स, उसके बाद केस नाउ अप्रोच ऑफ फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल का कैसे पूर्वानुमान लगाता है, तो बात वही आ गई, इसका पूर्वानुमान लगाने की विधियां पढ़नी है, बात इसका मतलब सारे मेथड पढ़ने हैं, ठीक है। नीड्स प्रोफाइल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों में जो वर्किंग कैपिटल है उसकी कितनी जरूरत होती है, इसकी क्या डिमांड होती है, उसका पूरा प्रोफाइल आपको ध्यान होना चाहिए। क्रेडिट मैनेजमेंट और क्रेडिट पॉलिसी हो गया आपका। कंसिडरेशन ऑफ टैक्स इन रिलेशन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन और कैश फ्लो स्टेटमेंट के संबंध में जो भी टैक्स के संबंध में जो कंसिडरेशंस होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर आ जाओ आप ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिशिएंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ असेट्स लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, ये थोड़ा सा आपका बैंकिंग सेक्टर आ रहा है, ठीक है, मतलब इको से इसको अपन जोड़ सकते हैं, तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ नेशनलाइजेशन, जो राष्ट्रीयकरण हुआ तो राष्ट्रीयकरण की हम कह सकते हैं उपलब्धि और कमियां, ठीक है, जो राष्ट्रीयकरण हुआ तो राष्ट्रीयकरण होने का फायदे क्या क्या मिले देश को, क्या क्या उपलब्धियां मिली और उसकी कमियां क्या रही, क्या क्या चुनौतियां रही। फिर आपका आरआरबी आ रहा है, रीजनल रूरल बैंक, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑफ द टंडन कमेटी, जो पीएल टंडन कमेटी ने जो अपने रिकमेंडेशंस दिए किसके संबंध में, तो ये आपने वर्किंग कैपिटल में भी पढ़े होंगे, है ना, और आप यहाँ पर भी पढ़ते हो। स्टडी ग्रुप ऑफ फॉलोइंग ऑफ बैंक क्रेडिट, ठीक है, ऑफ 1996 1976 एंड देयर रिवीजन बाय द चौरे समिति, तो कुल मिलाकर जो सारी समितियां हैं, चौरे समिति, टंडन समिति, है ना, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। इन्होंने अपने मेथड्स में क्या क्या बताया, ठीक है ना, तो क्रेडिट पॉलिसी को लेकर इनके क्या टर्म्स है, वर्किंग कैपिटल को लेकर क्या है, एनपीए को लेकर इन्होंने क्या बताया, वो चीजें आपको सारी पढ़नी पड़ेगी। तो समझ में आ गया आपको। अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ नेशनल रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि जो आरआरबी है, ठीक है, उसके अलावा इनका राष्ट्रीयकरण है तो उनके अचीवमेंट और उनके फेलियर्स, ठीक है। फिर इनके समझ में रिकमेंडेशन जो सिफारिश हुई थी, तो टंडन कमेटी की सिफारिश आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। स्टडिंग ग्रुप ऑफ फॉलोइंग बैंक क्रेडिट, ठीक है, 1976 एंड देयर रिवीजन बाय द चौरे कमेटी हो गई 1976। 1979 में एन असेसमेंट ऑफ द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला, आरबीआई की, हम जानते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, और आप जानते हो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर नियंत्रण आरबीआई करता है, ठीक है, और क्रेडिट पॉलिसी है, उधार नीतियां हैं, उसके संबंध में आपको पूरा पढ़ना है आरबीआई का, ठीक है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है, जो भारतीय पूंजी बाजार हैं उसके संबंध में भी सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है। उसके कायदे क्या है, कैसे वो वर्किंग करता है, ऑफ ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा देखो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पूरे पढ़ने हैं, जैसे आईडीबीआई हो गया, आईएफसीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आईआरसीआई हो गया, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी की जो विनियोजन नीति है वो आपको पढ़नी है, एंड द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई पढ़ना है, और प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर रेगुलेशंस, वर्तमान में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके क्या प्रावधान है, स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में सारी डिटेल पढ़नी है, तो इसमें सेबी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड देयर रेगुलेशन, आपको उनके नियमन नीतियों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रोविजन ऑफ, सीधी सी बात करें तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पूरा आ रहा है दोस्तों, तो आपका पराक्रम विलेख अधिनियम यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है, ये आपका लॉ का पार्ट आ गया एक तरीके से, ठीक है, तो आपका जो है वो लीगल एस्पेक्ट आ गया है। क्रॉसिंग एंड endorsements with particular reference to statutory protection of to the paying and collecting bankers, silent provision of the Banking Regulation Act 1949 with regard to chartering, supervision and regulation of banks। कुल मिलाकर यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक बोला, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको पता है तीन चीजों पे बात करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 और चेक सेक्शन 6। लेकिन इसके अलावा जो कैसे विनिमय बिलों का एंडोर्समेंट होता है, प्रस्तांकन होता है, कैसे उनका पारेषण होता है, क्रॉसिंग होता है, पर्टिकुलर रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसके बारे में जो भी वैधानिक संरक्षण के संबंध में जो भी नियम्स हैं, पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर्स, बैंकर कभी मान लो किसी बिल को कलेक्ट कर रहा है, किसी चेक को कलेक्ट कर रहा है, तो उसके संबंध में भी आपको दिशा निर्देश, साइलेंट प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो हमारा बैंक विनिमय अधिनियम 1949 आया उसके संबंध में भी सारे प्रोविजंस, ठीक है। और विशेषकर इस रिगार्डिंग सुपरविजन, उनका पर्यवेक्षण वो कैसे करते हैं, कैसे उनका नियमन होता है
है ना, कैसे उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाओ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिलेशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी संगठन के बारे में आपका आ गया है यहाँ पर। तो ये समझ गए एक तरह से किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइन स्टाफ, फंक्शनल, मैट्रिक, प्रोजेक्शन, ये आपका बिजनेस का पार्ट आ गया दोस्तों। इसका मतलब ऑडिटर की वैकेंसी में भी सबसे बड़ी बात अच्छी है कि आपके लिए बिजनेस का पार्ट भी यहाँ पर कवर हो रहा है। तो मैं शॉर्ट बता देता हूँ, आपका जो संगठन है वो पूरा आ रहा है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन हम ओबी पढ़ते हैं, हम बिजनेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, तो नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की प्रकृति, उसकी पूरी अवधारणा, ऑर्गेनाइजेशन गोल, संगठनात्मक लक्ष्य कैसे होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल्स, प्राथमिक और जो हमारे द्वितीय गोल्स होते हैं संगठन के वो कैसे होते हैं, सिंगल एंड मल्टीपल गोल्स, ठीक है, एकल और बहु जो आपके अलग अलग जो गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ठीक है, एंड सक्सेशन एक्सपांस, उनका संगठनों का विस्तार कैसे होता है, ठीक है। फिर कैसे वो अपने लक्ष्यों के आधार पर काम करते हैं। फिर सारे संगठन आ रहे हैं, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे काम करते हैं, इनकी कमियां, इनके कार्य करने के तरीके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे बिजनेस का है और ये मेरा ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अच्छा, ये सारी आ गई। संगठन के जो निर्माण होता है या संगठन की प्रक्रिया चलती है, तो संगठन का उद्भव कैसे हुआ और संगठन के जो विविध अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे क्लासिकल थ्योरी है जो कि मुने और रेले ने दी, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। परंपरागत हमारी अवधारणा है। न्यू क्लासिकल जो एल्टन मेयो ने दी है। उसके बाद सिस्टम अप्रोच हमारी हो गई, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, मैक्स वेबर ने जर्मनी के जो है वो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर काम किया। नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर, शक्ति क्या होती है, सोर्स ऑफ पावर, शक्ति के स्रोत, ये सब संगठन का है। पावर स्ट्रक्चर, संगठन का संरचना कैसे होती है, नीतियां क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यानी कि संगठन का व्यवहार हो गया। एज ए डायनेमिक सिस्टम, परिवर्तनशील समय के अनुसार कैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। टेक्निकल, सोशल एंड पावर सिस्टम, ठीक है, इंटर रिलेशंस एंड इंटरसेक्शंस, परसेप्शन स्टेटस सिस्टम, थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल फंक्शंस ऑफ मैस्लो। अब यहाँ पर मोटिवेशन आ गया। इन्होंने क्या है बेटा, टॉपिक के नाम नहीं लिखे, टॉपिक के अंदर अंदर सब कंटेंट जो है ना वो सारे इसके सिलेबस में डाल दिए। आई बात आपको समझ में, टॉपिक के अंदर जो कंटेंट है उसको सिलेबस में इन्वॉल्व कर दिया है। अब देखो ये मोटिवेशन की बात होगी, जैसे मेस्लो की है अब, ठीक है ना, मेस्लो की हायरार्की थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद मैग्रोर की है, हजबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। रेंसिस लिकट की जो हमारी पर्यवेक्षित सुपरविजन जो थ्योरी है, ठीक है। विक्टर ब्रूम की एक्सेप्टेंसी थ्योरी, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपका मोटिवेशन में है। पोर्टर, लोलर पोर्टर का भी है इसमें। ओडम एंड ह्यूमन मॉडल्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरण का जो मानवीय मॉडल है। फिर मोरल एंड प्रोडक्टिविटी यानी कि नैतिकता और उत्पादकता। फिर लीडरशिप आपका पूरा आ गया, लीडरशिप स्टाइल पढ़नी है, ठीक है, लीडरशिप की पूरी थ्योरी पढ़नी है आपको। तो ऑटोक्रेटिक, उसके बाद डेमोक्रेटिक, हमारा जो है वो लेजिस फेयर पूरा पढ़ना है आपको। इसके सारे सिद्धांत पढ़ने हैं, जिसमें ट्रेड थ्योरी, गुणमूलक विचारधारा ऑर्बिटिड ने दी। तो जो पाथकोल थ्योरी है ना, टेननबॉम की जो थ्योरी है, ये सारी पढ़नी पड़ेगी आपको। तो सारा डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपका। कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में संघर्ष होता है तो संघर्ष का रेजोल्यूशन कैसे करें, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीजें भी आपको कवर करनी पड़ेगी। फिर ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, सिग्निफिकेशन ऑफ कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठनात्मक संस्कृति क्या होती है, उसका महत्व क्या है। लिमिटेशन ऑफ राशनैलिटी, हम कह सकते हैं कि साइमन मार्च अप्रोच, ठीक है। हर्बर्ट साइमन की एक्चुअल में क्या निर्णय विचारधारा है, तो उन्होंने सीमित के आधार पर जो निर्णय विचारधारा को समझाया है ना बेटा, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन चेंज, संगठनात्मक परिवर्तन, एडेप्शन, कैसे उनको एडप्ट करना है, कैसे संगठन ग्रो करना है, कैसे संगठन का विकास होता है। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, संगठनात्मक नियंत्रण और प्रभावशीलता, ये भी आपका कवर इसमें हो रहा है। आई बात आपको समझ में। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन रिलेशन, औद्योगिक संबंध आपका आ रहा है। तो इसमें आपका क्या क्या आ रहा है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रिलेशन, यानी कि औद्योगिक संबंधों की प्रकृति, औद्योगिक संबंध कैसे होते हैं। ये थोड़ा सा एचआरएम का पार्ट आ गया आपका बेटा, औद्योगिक संबंध कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें वर्कर्स से रिलेटेड बात आएगी, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, और कर्मचारी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसका रिजोल्यूशन करने के लिए जो आपकी यूनिट है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन रिलेशन, औद्योगिक संबंध को लेकर है। अब इस औद्योगिक संबंध को लेकर क्या क्या बातें हो रही है, तो देखो इंडस्ट्रियल लेबर इन इंडिया, भारत में औद्योगिक जो मजदूर हैं, औद्योगिक लेबर हैं, वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद इट्स कमिटमेंट, थ्योरीज ऑफ यूनियनिज्म, यानी कि हम कह सकते हैं कि संघवाद की कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये लोग काम करते हैं। ट्रेड यूनियन जो व्यापार संघ है उसके बारे में पढ़ना, उसका मूवमेंट इन इंडिया, भारत में उसका कैसे आंदोलन हुआ, कैसे शुरुआत हुई, उनका कैसे ग्रोथ हुआ इन ट्रेड यूनियन का, ठीक है। ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर यानी कि वृद्धि और संरचना। रोल ऑफ आउटसाइड लीडरशिप, यानी कि हमारे जो बाहरी नेतृत्व हैं उनकी भूमिका कैसे होती है। वर्कर्स एजुकेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कार्य करने वाले हैं ये वर्कर्स, उनकी शिक्षा को लेकर। फिर
उसके अलावा हमारे कौन-कौन से आ जाएँगे? तो वर्कर्स के एजुकेशन के अलावा हम बात करें तो एंड अदर प्रॉब्लम्स, उनकी और भी समस्याएँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो हम जानते हैं सामूहिक सौदेबाजी होती है, उसका क्या तरीका होता है? कैसे नियोक्ता और एम्प्लॉयी के बीच में जो है वो संबंध होते हैं, कैसे एग्रीमेंट होता है ना? ये बात है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको समझ में आ गया होगा, सामूहिक सौदेबाजी, अप्रोचेज़, है ना? उसके अलावा लिमिटेशंस, इसकी कमियाँ, है ना? उसके बाद इट्स इफेक्टिवनेस इन इंडियन कंडीशंस, भारतीय परिस्थितियों में इनका हम कह सकते हैं प्रभावशीलता कैसी है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन में इन कर्मचारियों की भागीदारी कैसे होती है? इनका दर्शन, फिलॉसफी, है ना? फिर राशनल, प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, वर्तमान के और फ्यूचर के संबंध में भी मतलब वही है कि इनके संबंध में जो भी कॉन्टेम्परेरी इश्यू चल रहे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इसके संबंध में किस तरीके का है? तो कुल मिलाकर ये ट्रेड यूनियन ये नहीं है कि ये भी एक तरीके से लीगल एस्पेक्ट का पार्ट हो गया आपका। ठीक है? उसके बाद आप देखो, भारत में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, भारत में जो औद्योगिक हम कह सकते हैं कि विवाद होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको यूनिट दे रखी है, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। भारत में औद्योगिक जो विवाद होते हैं, उनको कैसे रोका जाए, उनके समझौते कैसे किया जाए, उन्हें फिर से कैसे सेटल्ड किया जाए, इन विवादों को धीरे-धीरे कैसे कम करें, इनके संबंध में क्या-क्या कानून हो, वो सारी यूनिट है। तो इसमें आईएलओ भी आएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आएगा। तो देखो, प्रिवेंटिंग मेजर्स, इनको रोकने के तरीके, इनके मापदंड, सेटलमेंट मशीनरी एंड अदर मेजर्स इन टेक्निकल इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन पब्लिक एंटरप्राइज, जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें जो औद्योगिक विभागों को विवाद हो रहा है, तो औद्योगिक विवाद को रोकने के तरीके, उसके लिए क्या सिस्टम हम लागू करें, मशीनरी का मतलब यहाँ पर क्या एक सिस्टम बनाया जाए, कैसे प्रणाली बनाए, क्या क्या रूल्स बनाए, ठीक है, अदर मेजरमेंट्स हम क्या बनाए, तो अब इनको हम ज्यादा ज्यादा रोक सकें। एब्सेंटीज का मतलब इसमें उद्योगों के अंदर आए दिन जो है वो क्या होता है, अनुपस्थितियां होती है, कभी लॉकडाउन होता है, कभी हड़ताल होती है, लॉकआउट होता है, तालाबंदी, है ना? तो ज्यादा जो अनुपस्थिति होती है, और लेबर टर्नओवर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपका लेबर टर्नओवर आपको पढ़ना है कि एक समय विशेष में जितने कर्मचारी संस्था से अलग होते हैं, तो उसको नापने के लिए उनका एवरेज वर्कर से जो हम रिलेशन नापते हैं ना, उसको लेबर टर्नओवर कहते हैं। तो इसमें लेबर सेपरेशन रेशियो, लेबर रिप्लेसमेंट रेशियो, है ना, कितने कर्मचारी अलग हो रहे हैं, कितने नए ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, किनका प्रमोशन हो रहा है, तो ये सारे रेशियोज इससे रिलेटेड पढ़ने पड़ेंगे। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, आईएलओ पूरा आपको पढ़ना है, इंडिया रोल ऑफ पर्सोनल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो सेवी वर्गीय विभाग हैं उसमें भारतीय भूमिका किस तरीके की है संगठनों के अंदर, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, कार्यकारी विकास कैसे होता है, पर्सोनल पॉलिसीज, सेवी वर्गीय नीतियां, सेवी वर्गीय अंकेक्षण और सेवी वर्गीय शोध, ये भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि एक तरीके से अकाउंटिंग का रोल ज्यादा है। अगर हम बात करें सिलेबस को, अगर मैं ऐसे कंपेरेटिव बताऊं जो भी हमने पढ़ा, तो उसका निचोड़ यही है कि देखो, एक आपका अकाउंटिंग का पार्ट आ रहा है, लेकिन उसमें एडवांस अकाउंटिंग ज्यादा है, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे चैप्टर, इकोनॉमिक्स का भी अच्छा पार्ट है जिसमें बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा दे रखा है, आपका लॉ के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दे रखा है, उसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी या वर्कर्स जो काम करते हैं उनकी नीतियां, उनके औद्योगिक विवाद, उनका वापिस सुधार करना, ठीक है, उनके कार्य करने के तरीके, उनके लिए क्या क्या नॉर्म्स हम बनाए, और साथ में हमने एक और बात करी थी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, संगठन की संरचना कैसे होती है, तो उसमें सारे प्रारूप, तो कहीं के थोड़ा बिजनेस भी है, कहीं लॉ का पार्ट भी है, कहीं पर लीगल एस्पेक्ट भी है, थोड़ा इको का और बैंकिंग का पार्ट है, तो कहीं पर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ी एडवांस लेवल की अकाउंटिंग है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर अच्छे से देख ली हैं। फिलहाल एक ओवरव्यू मैंने सिलेबस का आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो हमने थंबनेल में बात करी, सारी चीजें मैंने एक-एक करके आपको कवर करवा ली है। और अगर हम बात करें कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को लेकर, तो इंडिया लेवल पर अगर सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी अगर कोई कॉमर्स की टीम है, तो वो है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। आप हमारे रिजल्ट देख सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो एक बार इस प्लेटफॉर्म, इस टीम पर आप भरोसा करें। और अगर जो मैंने आपको सिलेबस बताया, इस सिलेबस को लेकर हालांकि हमने तैयारी स्टार्ट करी है, फिर भी आप में से कितने स्टूडेंट्स इस सिलेबस को चाहते हैं, सॉरी सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स इसका प्रॉपर वे में चाहते हैं कि सर एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक हमें कोर्स मिल जाए, तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जितने ज्यादा जो है वो कमेंट करें, ताकि इसके अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर सिलेबस और अच्छा बना पाए। हालांकि इसके लिए हमने तैयारी कर ली है, ठीक है, जैसे ऑडिट के पार्ट हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आपको चैप्टर मिल जाएंगे, अकाउंटिंग में आपको कुछ चैप्टर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी लीगल एस्पेक्ट्स को लेकर कहीं कहीं पर जो कुछ भी हमें लगेगा अपडेटेड, वो हम आपको और प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल अगर आप चाहें तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो ऑडिटर की वैकेंसी आई है, उसकी तैयारी में आप जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ जुड़कर, जहां पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड पूरा बैच मिल जाएगा, ठीक है, और 60% ऑफ में ये बैच हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर की एक अच्छी वैकेंसी झारखंड में आई है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा डिस्काउंट आपके लिए बनना चाहिए। तो 1200 रुपए में यह कोर्स आपको अभी जो है वो फिलहाल अवेलेबल हो रहा है। फिर भी इस कोर्स के रिगार्डिंग या हमारी टीम से रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, या और भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर देना, टीम आपसे जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेगी। लेकिन दोस्तों इसमें हम मेन चीज क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है वो ऐप को डाउनलोड करें,
फ्री फैसिलिटी का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। जब आप फ्री मटेरियल में जाओगे ऐप में, तो आपको सारी फ्री फैसिलिटी आपको थोड़ी-सी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और दूसरा, इस कोर्स के रिगार्डिंग आपको चाहिए कि सर प्रॉपर वे में कोर्स आज ही डेट में हमें चाहिए, तो आप कमेंट्स करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँगे, तो हम इसके लिए थोड़ा-सा हम अलग से प्लान आप लोगों के लिए करेंगे। बाकी फिलहाल किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को हमसे चाहिए, तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे कॉल आप लोग कर दीजिएगा। और यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हो, देख लिया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो इंस्टेंट वे में आप तक हम यहाँ पर पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में आप लोगों का बने रहने के लिए। जेएसएससी जो हमारा ऑडिटर को लेकर जो झारखंड में वैकेंसी आई है, उसको लेकर सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। नंबर ऑफ पोस्ट 145, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट 14 जुलाई, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर, क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कशन सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। अब आपको इस तैयारी से रिलेटेड और भी क्या क्वेरी या डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में फिलहाल जरूर पूछिएगा। फिलहाल ये सेशन लंबा हो चुका है, तो इस सेशन को हम यहीं पर पूरा करेंगे। अगले सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को जो है स्टार्ट करें और मस्त रहें, व्यस्त रहें और डे बाय डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करें। थैंक यू।